हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सेल चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सेल चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं हर एक चैप्टर की इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाऊँगा। ठीक है, चैप्टर ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पहले करा चुका हूँ। अब जो मैं कराने वाला हूँ, जैसा कि आपको पता है संडे वाले दिन आपका एग्ज़ाम है एएमयू का, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर कराऊंगा। तो क्वेश्चन आंसर नहीं, सॉरी, मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट, स्पेशल पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कोशिका को सूक्ष्म संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखी जा सकती है। कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कोशिका की जो सूक्ष्म संरचना है तो उससे अगर हमें देखना है तो कैसे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख पाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में लेंसों की संख्या कितनी होती है, तो बता देना। इसकी संख्या होती है 2। कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है ना। चलिए अगला है तीसरे नंबर पर, पाचन क्रिया में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो मानव होता है, मानव में सेलुलोज को नहीं पचा सकते क्योंकि मानव के अंदर सेलुलोज को पचाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, इसलिए सेलुलोज हमारे बॉडी के अंदर नहीं पच पाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला है चौथा पॉइंट आपका, पादपों में क्लोरोफिल 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने मिलेंगे? 4 प्रकार के, परंतु सर्वाधिक क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं। मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे जो होते हैं हरे रंग के होते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं पेड़ पौधे। लेकिन आपको बता दें क्लोरोफिल है 4 प्रकार के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो क्लोरोफिल ए और बी, ये वाले सबसे ज़्यादा मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला है 5वां, पादप कोशिकाओं में दृढ़ भित्ति होती है जो कोशिका भित्ति के बाहर स्थित होती है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो सेलुलोज की पाई जाती है जो कि पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है और पॉलीसैकेराइड एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट है हमारा 6वां, समसूत्री विभाजन में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली प्रोफेज अवस्था में लुप्त हो जाती है। तो देखो, लुप्त का मतलब होता है गायब हो जाना। तो समसूत्री विभाजन जो है वो केंद्रक और केंद्रक झिल्ली जो होगी प्रोफेज अवस्था में गायब हो जाएगी। ठीक है, आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 7वां, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी बोलते हैं, ऊर्जा निर्माण का केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एटीपी जो होती है, एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी के यहाँ पर संचित होती हैं। इसको कोशिका का ऑक्सी श्वसन का स्थान भी होता है और इसके अंदर क्रिस्टी जैसी रचना भी पाई जाती हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज कालीकर ने की थी। किसने की थी? कालीकर ने। और एक चीज़ और आपको शायद पता होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर भोजन का ऑक्सीकरण होता है। कोशिका के अंदर श्वसन स्थान माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। इसमें उंगली जैसी जो संरचना पाई जाती हैं उनको हम क्रिस्टी भी बोल देते हैं। ठीक है ना। उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ये विशेष पॉइंट मैंने आपको और एक्स्ट्रा बता दिए हैं। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से परिपूर्ण है, मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। इसको आत्मघाती थैलियाँ, सफाई कर्मी या इसके वेंजर कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। और लाइसोसोम की और विशेषता समझ लेना कि लाइसोसोम जो होता है इसमें केवल एकल झिल्ली पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आत्मघाती थैली वगैरह ये सब चीज़ें इसमें आई गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो गोल्जी का ऐसे हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। युग्लिना ऐसा जंतु है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और युग्लिना को पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी भी माना जाता है और युग्लिना जो है वो प्रोटिस्टा जगत का प्राणी है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला है मियोसिस विभाजन अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है शुक्राणु निर्माण में, अंडाणु निर्माण में होगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं
वो आगुणित कोशिकाएं होती हैं। उसके साथ साथ में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं उनकी संख्या 4 होती है, और अर्धसूत्री विभाजन में जब वो विभाजन होता है तो वो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो आधी रह जाती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है भाई माइकोप्लाज्मा। कौन सी होगी? माइकोप्लाज्मा होती है सबसे छोटी कोशिका। इसको PPLOB बोल देते हैं, जो कि मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। हाँ जी, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होगी वो तंत्रिका कोशिका होगी। महिलाओं में अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है, और वैसे मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो RBC मानी जाती है। ठीक है, अगला है सेंट्रियोल स्पंडल निर्माण से संबंधित है। तो जो सेंट्रियोल जो है वो आपको जैसा कि पता होगा तारक जो है वो इससे संबंधित वगैरह होगा, और स्पंडल निर्माण जो होते हैं कोशिका विभाजन के समय होते हैं। ठीक है, अगला 14वां पॉइंट, प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक या अर्धपारगम झिल्ली होती है। और प्लाज्मा झिल्ली जो होती है सजीव होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है ये कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है जंतु कोशिका में बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण को अलग करने का काम करती है। और प्लाज्मा झिल्ली जो है लिपोप्रोटीन नामक संरचना से बनी होती है। ठीक है, अगला है राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती। और ध्यान रखना, राइबोसोम के बारे में इंपोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 17S प्रकार के और 80S प्रकार के। 17S प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, हरित लवक में पाए जाते हैं। जबकि बात करूँ मैं 80S प्रकार के राइबोसोम, ये मिलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। 70S और 80S ये राइबोसोम जो है ये बहुत ही छोटे होते हैं। आपको जैसा कि पता होगा कि राइबोसोम कोशिका के सबसे छोटे कोशिकांग हैं। ये प्रोटीन और RNA से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आइए जो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। लास्ट टाइम में आपका बहुत फास्ट रिवीजन हो जाएगा, तो वीडियो को अच्छे से देखना, और जो मैं बोल रहा हूँ उनको विशेष कर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट है और इस एक पॉइंट के अलावा मैं बहुत सारे पॉइंट आपको बोल देता हूँ। तो वीडियो को एक एक शब्द को जरूर सुनना आप लोग। अगला है रिक्तकाएँ कोशिका में जल की मात्रा का नियंत्रण करती हैं। जी हाँ, रिक्तका जो है, रिक्तका को हम रसधानी भी बोल देते हैं। पादप कोशिका में रसधानी जो होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में जो रसधानी होती हैं वो काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, और ये जल की मात्रा को नियंत्रण करने का काम करती हैं। और रिक्तकाएँ जो होती हैं, एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, रिक्तका को पादप कोशिका का स्टोर रूम भी बोला जाता है। नेक्स्ट 17वां, WBC आकृति में अमीबा के समान होती हैं। जैसे अमीबा में जो आकृति होती है वो अनियमित आकृति होती है, उसी तरीके से WBC की आकृति भी अनियमित होती है। अगला है 18वां, F1 कण पर ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं, और ये F1 कण जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं। ठीक है, 19वां, गुणसूत्र स्पंडल तंतु से सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा पॉइंट है। 20, प्लाज्मा झिल्ली आवागमन में सहायक करती है, मतलब आवश्यक चीज़ों को अंदर जाने देती है और अनावश्यक चीज़ों को बाहर, मतलब आदान प्रदान करने का काम करती है ये। आई थिंक आप लोगों को ये 20 चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को मैं कम से कम बोल रहा हूँ 2 बार तो जरूर देख कर जाना। 2 बार से अगर आप कम देखते हैं तो जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो चीज़ें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएंगी। ठीक है ना, अगर आपको चीज़ें समझनी है तो कम से कम 2 बार तो आप लोगों को वीडियो ज़रूर देख के जानी ही चाहिए। ठीक है, आइए अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है, और ये डायग्राम है कोशिका का, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कोशिका के डायग्राम के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको कोशिका रस, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया अंदर केंद्रक, यहाँ रिक्तका, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को गोल्जी का है। ठीक है, बहुत सारी संरचनाएं देखने को आप लोगों को मिल जाएंगी। तो एक एक करके संरचनाओं के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये एक पादप कोशिका है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह हमने बोल रखा है। यहाँ पर कोशिका का दिमाग है, कोशिका का दिमाग केंद्रक को बोलते हैं, केंद्रक के अंदर केंद्रक झिल्ली, ठीक है, और उसके साथ साथ में हेट्रोक्रोमेटिन, यूरोक्रोमेटिन, केंद्रक कला, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की मिलती है। केंद्रक द्रव, जो केंद्र के अंदर द्रव होता है उसे केंद्रक द्रव बोलते हैं। ये टोनोप्लास्ट है, जो रिक्तका के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है उसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है।
यहाँ मध्य पटलिका है, दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम जो करती है वो मध्य पटलिका करती है, ठीक है। कैल्शियम मैग्नेट पेक्टेट के माध्यम से करेगी ये। यहाँ पर हरित लवक है, इसको कोशिका का रसोई गृह बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रीना भाग में और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो स्ट्रोमा वाले भाग में हो जाती है। हरित लवक जो है वो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग भी माना जाता है, ये ध्यान रखना। गोल्जी का है, इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र माना जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री का केंद्र माना जाता है, और आरएनए और प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। और यहाँ पर आपको रिक्तका दिखाई दे रही होगी, इसको कोशिका का स्टोर रूम हम बोल ही देते हैं। आई थिंक आप लोगों को पूरा डायग्राम क्लियर समझ में आ गया होगा। डायग्राम को अच्छे से देख कर जाना, समझ कर जाना, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप शायद देख पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए यहाँ आप देखिए, मैंने पहले जो मैंने बताया था वो ऊतक से संबंधित था। अब यहाँ पर जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये सॉरी वो कोशिका से संबंधित था, ये ऊतक से संबंधित है। और यहाँ पर ये थोड़ा पादप ऊतक है ये, ठीक है। स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक को मैंने दो भाग में बांटा है, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। वैसे पादपों में ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है विभोजितक ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। तो विभोजितक ऊतक जो होते हैं हमने पैसे डिटेल में बता रखा है, लेकिन मैं नाम बता देता हूँ फिर भी आपको। विभोजितक ऊतक में पहला नंबर का है, पहले नंबर का आता है शीर्ष विभोजितक, जो पौधों की तना और जड़ों की वृद्धि करने का, शीर्ष भागों में वृद्धि करने का काम करता है। दूसरे नंबर पर आता है पार्श्व विभोजितक। पार्श्व विभोजितक पेड़ पौधों की मोटाई में वृद्धि करने का काम करता है। और तीसरे नंबर का आता है अंतर्विष्टि विभोजितक, ये शाखाओं की वृद्धि, ठीक है, शाखाओं की वृद्धि की में करने का काम करता है, जैसे कि घासों की तना में वृद्धि और जितनी भी शाखाएं वगैरह होती हैं साइड में निकली रहती हैं उनकी वृद्धि करने का काम करता है। घासों की वृद्धि जो होती है इसी में होती है। स्थायी ऊतक को देखो, स्थायी ऊतक में सबसे पहला है सरल ऊतक। सरल ऊतक में पहला पॉइंट देखो क्या दे रखा है, सरल ऊतक में पहला पॉइंट है मृदु ऊतक। देखो सरल ऊतक वो होते हैं जो एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। मृदु ऊतक को पेरेन्काइमा बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। पेरेन्काइमा का मुख्य काम होता है भोजन को संग्रह करना, भोजन का निर्माण करना। जब पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसे क्लोरेन्काइमा भी कहा जाता है। लेकिन जब पेरेन्काइमा के अंदर वायु भरी रहती है तो उसे एरेन्काइमा भी कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर का है स्थूल कोण। स्थूल कोण जो होता है इसको हम कॉलेनकाइमा बोलते हैं, और ये दृढ़ता व लचीलापन पौधे को प्रदान करने का काम करता है। एक बीज पत्री में ये नहीं पाया जाता, द्विबीज पत्री में ये पाया जाता है। अगला है दृढ़ोतक। दृढ़ोतक जो है ये कठोरता प्रदान करेगा पेड़ पौधों को, और मतलब कि यांत्रिक शक्ति प्रदान करेगा। जैसे कच्चे फल वगैरह जो होते हैं उसके साथ साथ में नारियल वगैरह जो होता, नारियल के छिलके वगैरह जो होते हैं, नारियल वगैरह जो होता है उसमें दृढ़ोतक देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर बात करते हैं हम जटिल ऊतक की, तो जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, और जटिल ऊतक कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम रखा गया है। जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है वो भोजन का परिवहन करता है। जबकि विशिष्ट ऊतक में यहाँ ग्रंथिल ऊतक है, तेल मकरंद जैसी चीज़ों को स्रावित करेंगे, और यहाँ पर रबर छिरी है जो लेटेक्स जैसी चीज़ों को यहाँ पर स्रावण करने का काम करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के मतलब नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट चार्ट क्या कहता है आपसे देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट चार्ट आपका जो संबंधित है वो जटिल ऊतक से संबंधित है। जटिल ऊतक की विभिन्न चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा जटिल ऊतक में जाइलम जो है 4 प्रकार का है। वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ ये जल संवहन का काम करती हैं। जाइलम मृदुतक भोजन संग्रह का काम करता है। जाइलम रेशे, दृढ़ता और सहारा पेड़ पौधों को प्रदान करने का काम करता है। एक चीज़ विशेषकर यहाँ पर ध्यान देना कि जो यहाँ पर 4 प्रकार की जो कोशिकाएं दे रखी हैं, जिसमें कि केवल और केवल जाइलम मृदुतक जो है यही सजीव होती हैं, बाकी की सभी जो होती हैं वो निर्जीव होती हैं जाइलम में। फ्लोएम जो है वो भोजन का स्थानांतरण का काम करता है। फ्लोएम भी 4 प्रकार की होती हैं। चालनी नलिका के अंदर जब चालनी नलिका विकसित अवस्था में हो जाती है तो इसके अंदर केंद्रक नहीं होता, ध्यान रखना। सह कोशिका को सखी कोशिका भी बोला जाता है। फ्लोएम मृदुतक ये ऊपर की तीनों जो हैं वो जीवित कोशिका हैं, और फ्लोएम रेशे जो हैं ये मृत कोशिका है।
एक चीज़ और ध्यान रखना कि ऊपर की जो कोशिकाएं होती हैं जो भोजन को स्थानांतरित करने का काम करती हैं। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक ये वो चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम उतक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट पॉइंट हम देखने वाले हैं जो कि आपके एएमयू एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। पहला पॉइंट देखिए, रेखित पेशियां शरीर की गति को नियंत्रित करती हैं। रेखित पेशियां जो होती हैं हमारी हड्डियों से जुड़ी रहती हैं और हमारे हाथ पैर गर्दन वगैरह जो होती हैं यहाँ पर ये रेखित पेशियां पाई जाती हैं, इसलिए गति को कंट्रोल करने का काम करती हैं। रेखित पेशी हमारे शरीर में ऐच्छिक पेशियां होती हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। दूसरे नंबर का है, कोलेजन को जब जल में उबालते हैं तो वह जिलेटिन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये वाली जिलेटिन प्रोटीन का नाम आप याद रखना। तीसरे नंबर का है, स्नायु के अत्यधिक खिंच जाने से मोच आ जाती है। तो मोच कब जाती है? जब हमारा लिगामेंट जो होता है वो ज़्यादा खिंच जाता है, और लिगामेंट का काम होता है दो अस्थियों को आपस में जोड़े रखना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रेखित पेशियों की क्रियात्मक इकाई को सार्कोमियर कहते हैं। तो रेखित पेशियों की क्रियात्मक इकाई जो है उसको सार्कोमियर कहा जाता है। पांचवा, फेफड़ों के एल्वियोलाई को हम वायुकोश बोलते हैं। एल्वियोलाई सल की उपकला से घिरी रहती हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है, दो अस्थियों को लिगामेंट तथा पेशी व अस्थि को टेंडन जोड़ती है। अच्छा पॉइंट है, पेपर में आ सकता है। गॉबलेट कोशिकाएं ग्रंथिल एपिथेलियम से बनी होती हैं, और ये भी आप ध्यान रखना कि जितनी भी ग्रंथिल उपकला होती है वो ग्रंथिल उपकला जो होती है मतलब ग्रंथियां जो होती हैं वो उपकला उतक से बनी होती हैं, ऐसे बोल दो। मानव में रंजक पदार्थ जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे खून को रंगने का काम करता है। खून हमारा लाल रंग का होता है वो इसी के कारण होता है। अगला पॉइंट, न्यूरॉन न्यूरोलेमा झिल्ली से घिरा रहता है, ये ध्यान रखना। 10वां, एसिटाइकोलिन रसायन संवाहक है। संवाहक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या मतलब कि जो सूचना को पहुंचाने का काम एसिटाइकोलिन करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आप जैसे बढ़ेंगे तो आप बायोडाइवर्सिटी से संबंधित नोट पॉइंट को जानेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। पहले नंबर का है, एक बीजपत्री पौधों में पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है। दूसरा पॉइंट, जिम्नोस्पर्म पौधे में बीज होता है परंतु फल का निर्माण नहीं होता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दूसरे नंबर का पॉइंट है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, कौन सा? जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनको नग्नबीजी पौधे भी कहा जाता है। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज तो बनेगा लेकिन उनके अंदर फल का निर्माण नहीं होता। फल का निर्माण इसलिए नहीं होता क्योंकि इनके अंदर अंडाशय का विकास नहीं हो पाता है। अब इसी में एक चीज़ ध्यान रखना, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत साइकस और पाइनस को भी रखा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं, दोनों प्रकार से ये पोषण प्राप्त कर सकते हैं। जीवाणु के अंदर की विशेषता और जान लीजिए कि जो जीवाणु जो होता है इसके अंदर एक मतलब कि कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली इसके अंदर नहीं पाई जाती है। इनका आकार 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे। अगला है हॉर्सटेल जो होता है वो टेरिडोफाइटा पहला स्थलीय संवहनी पौधा है। मतलब हॉर्सटेल जो है वो टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है, और ये ऐसा पौधा है जिसके अंदर संवहन उतक पाए जाते हैं, ठीक है। 5वां है, लाइकेन का एल्गल मतलब शैवाल वाला जो सहयोगी भाग है उसको फाइबोबायोन्ट बोलते हैं, तथा कवक वाले भाग को हम माइकोबायोन्ट बोलते हैं। तो लाइकेन जो होते हैं वो शैवाल और कवक से मिलकर बने होते हैं, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही पता है। एक चीज़ और आपको पता होगा कि लाइकेन जो होते हैं ये वायु प्रदूषण के प्रति सूचक होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति ये सूचक माने जाते हैं। ब्रायोफाइटा का पादप शरीर पेरेनकाइमा मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। 7वां, टेरिडोफाइटा में केवल चालनी नलिकाएं ही पाई जाती हैं, बाकी की कोई भी नहीं मिलती। 8वां, एग्रिकस जिसको मशरूम बोलते हैं, ये खाया जाने वाला कवक है। 9, लिवरवर्ट्स, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, मार्केसिया, ये सभी ब्रायोफाइटा जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। 10,
थैलोफाइटा में जनन अंग जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जल्दी फास्ट में चाहिए तो मैं समझा सकूँ, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख कर जा सकें। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये जो हमारा है एनिमल किंगडम का है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा तुम्हें क्योंकि बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहला है स्विफ्ट सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। पेपर में आ सकता है कि सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो बताएंगे स्विफ्ट। जबड़ा विहीन मछलियों का नाम जो है उनको हम एनाथ बोलते हैं। अगला है मकड़ियाँ और बिच्छुएं किसके अंतर्गत आते हैं, तो बोलेंगे एरेक्टिनोइड के अंदर आते हैं, एरेक्टिनिड्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला है शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, कीवी, एमू, ये जितने भी हैं ये सभी के सभी उड़ान रहित पक्षी हैं। मतलब पक्षी तो हैं लेकिन ये उड़ नहीं पाते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात अगर हम करते हैं तो आपको 5वां पॉइंट दिखाई देगा, कोष्ठी मैमल या बच्चेदानी, इसमें मेटाथीरियन आता है। जैसे कि मान लो कंगारू जो होता है अविकसित बच्चों को जन्म देता है। अगला है छठा, सबसे बड़ा स्तनधारी जो है वो है नीली व्हेल। बहुत से लोग इसको मछली समझते हैं लेकिन वास्तव में ये मछली नहीं होती। ब्लू व्हेल जो है स्तनधारी है और सबसे बड़ा स्तनधारी है। ठीक है। 7वां है सबसे बड़ी मछली जो है वो है रीनोडोन टाइपस, इसको व्हेल शार्क बोलते हैं और सबसे खतरनाक मछली भी मानी जाती है। सबसे छोटी चिड़िया जो है इसको हम हमिंग बर्ड बोलते हैं, जिसको हेलीकॉप्टर पक्षी भी बोला जाता है। ठीक है। सबसे विशाल स्थलीय स्तनी हाथी माना जाता है, जबकि सबसे बड़ा पक्षी जो माना जाता है वो शुतुरमुर्ग को माना जाता है। 10 सबसे बड़ा सर्प जो माना जाता है वो अजगर को माना जाता है, जबकि सबसे विषैला भारतीय सर्प जो माना जाता है वो किंग कोबरा को माना जाता है। अगले नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट, विषैली छिपकली जो है वो स्टोन फिश है, जिसको पाषाण मछली बोल देते हैं। सबसे बड़ा अंडा जो है, सबसे बड़ा अंडा देगा शुतुरमुर्ग। भारत में सबसे विशाल चिड़ियाघर जो है वो कहाँ पर है, तो आप बताएंगे ये कोलकाता में है। कुत्ता मछली, घोड़ा मछली जी, ये जो मछलियाँ हैं ये सभी वास्तविक मछलियाँ हैं। घटिया स्पंज का प्रयोग ध्वनि अवशोषक के रूप में किया जाता है। और ध्वनि अवशोषक कहाँ पर किया जाता है, जैसा कि आपको पता होगा, जो मतलब कि हम मूवी वगैरह देखने जाते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। बुचेरेरिया द्वारा फाइलेरिया रोग होता है। फाइलेरिया रोग को हम हाथी पांव रोग भी बोल देते हैं। गधा ग्रीष्म की अधिक ऊष्मा सह लेने वाला जानवर है। मतलब गधा ऐसा होता है जो अधिक से अधिक तापमान को भी सहन कर ले जाता है। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट जो है ये है रोग से संबंधित, हम बीमार क्यों होते हैं उससे संबंधित हैं। पहला है वायरस न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। दूसरा है वायरस की खोज 1892 में रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की द्वारा की गई थी। तीसरे नंबर का है चेचक विषाणु सबसे बड़ा होता है। और आपको पता होगा चेचक का टीका सबसे पहले टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने, और एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी माना जाता है। अगला है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स जो है वायरस से होने वाली, HIV वायरस से होने वाली बीमारी है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत तेज़ी के साथ हर विश्व में फैलती जा रही है। 5वां, जीवाणुओं में श्वसन मीसोसोम्स की सहायता से होता है। जैसे यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है, उसी तरीके से जीवाणु के अंदर मीसोसोम्स की सहायता से श्वसन होता है। अगला है जीवाणुओं की सर्वप्रथम खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, और जीवाणु नाम जो है वो एरनबर्ग के द्वारा दिया गया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है इनने सबसे पहले जीवित कोशिका की भी खोज की थी, इसे भी आप ध्यान रखना। अगला है रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है, और रॉबर्ट कोच ने ही हैजा जैसी बीमारी, टीबी जैसी बीमारी, एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों के बारे में बताया था कि ये बीमारियां जो होती हैं वो जीवाणु से होती हैं। लुई पाश्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, और आपको बता दें लुई पाश्चर के द्वारा ही रेबीज का टीका बनाया गया था। दूध का पाश्चुरीकरण का काम भी इनके द्वारा किया गया था। 9 एलिसा परीक्षण एड्स रोग में किया जाता है। बिल्कुल सही बात। हेपेटाइटिस रोग में वायरस यकृत को प्रभावित करता है।
मतलब हेपेटाइटिस रोग जो होता है वो लिवर से संबंधित बीमारी है। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, मतलब अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है पागल कुत्ते, बिल्ली या बंदर की लार में रेबीज रोग का वायरस होता है। ठीक है। अगला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में सर्वप्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को तैयार किया था, और पेनिसिलिन जो है वो एक कवक के द्वारा तैयार की गई थी जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। अगला है वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है, मतलब कड़ी माना जाता है। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक मानते हैं, इन्होंने चेचक का टीका बनाया था। मनुष्य की आंत में ई कोलाई सहजीवी जीवाणु विटामिन B12 का संश्लेषण करता है, ये भी ध्यान रखना। जीवाणु प्रकृति में सबसे सफल अपघटक है, मतलब चीज़ों को अपघटित करने का ये काम करते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट कोशिका के द्वारा होता है, और लिम्फोसाइट कोशिका जो होती है ये WBC होती है, एक विशेष प्रकार की। आइए आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया संक्रामक रोग बीमारी नहीं है। हीमोफीलिया वर्णांता, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, उसके साथ साथ में सिकल सेल एनीमिया, उसके साथ साथ में एडवर्ड सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, ये जितने भी सिंड्रोम वाले हैं, वर्णांता वगैरह वाले हैं, हीमोफीलिया वगैरह है, ये सब संक्रामक रोग नहीं, ये जन्मजात रोग हैं। अगला है फाइलेरिया कृमि से हाथी पांव रोग हो जाता है। अगला है गर्म पानी व स्वच्छ भोजन से हैजा व टाइफाइड जैसे रोगों को रोका जा सकता है, क्योंकि गर्म पानी पियेंगे तो उसके जो जीवाणु हैं वो मर जाएंगे, इसलिए, है ना। मुहासे जो होते हैं स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु द्वारा होते हैं। तो आपको ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, यकीन मानिए, क्योंकि मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ, अगर मैं फास्ट नहीं चला तो आपके पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत लंबे लंबे लेक्चर लेता रहूँ। डिटेल में मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ क्लास में, अब तो यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट चीज़ें हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी है आप लोगों को। अगर एमयू का बेस्ट से बेस्ट एग्ज़ाम अगर आप लोगों को देना है तो आपको बता रहा हूँ, जितनी भी मैं आपको यहाँ पॉइंट बता रहा हूँ, इन पॉइंटों को चार्ट जाना, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में ये सभी काम आ सकें। अगला है खाद्य श्रृंखला प्रकाश संश्लेषण द्वारा आरंभ होती है। दूसरा है नेपियर हरा चारा का एक प्रकार है। तीसरा श्वसन के लिए गए ऑक्सीजन से मेटाबॉलिक जल बनाया जाता है। चौथा है सेवक मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है, और रानी मक्खी जो होती है वो सिर्फ अंडे देती है, और जो नर मधुमक्खी होती है वो केवल नर का निषेचन करने का काम करती है। पांचवा मिट्टी में सबसे अधिक जो तत्व मिलता है वो सिलिकॉन के तत्व मिलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा सिक्सवा पॉइंट है लिंडेमान का जो नियम है, पोषक स्तर का जो नियम है, वो 10% का जो नियम है वो लिंडेमान द्वारा दिया गया था। उन्होंने ये बताया था कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा पहुंचती है वो केवल 10% पहुंचती है, बाकी 90% जो ऊर्जा होती है वो शरीर के द्वारा उपयोग कर ली जाती है। छायादार 7वां है छायादार स्थानों में विकसित होने वाले पौधे सायोफाइट्स कहलाते हैं। 8वां है समुद्र में जल की मात्रा संसार में फैले जल की मात्रा का 97% है। हर एक वैल्यू को आप देख कर जाना, बहुत काम की है। पौधे की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो मानी जाती है वो दोमट मिट्टी मानी जाती है, ध्यान रखना। पौधे केवल किस जल का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखना केशिका जल का इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है तो बता देना, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। संकटग्रस्त जंतुओं व पादपों की सारणी रेड डाटा बुक में रखी जाती है, ये वाली बात आप ध्यान रखना। देखो ये जितने भी पॉइंट हैं वो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आप हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ के जाना। वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार में आपका काम नहीं चलेगा, वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखनी है। एक बार आप सुबह देख लेना, एक बार आप शाम को देख लेना, 2 बार वीडियो देख लेना। उसके साथ साथ में अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो वो वाली प्लेलिस्ट में चले जाना। एएमयू के 9th और 10th वाले जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाले, अगर जिसने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। आइए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं और नोट पॉइंट को देख लेते हैं। पहला है
कीड़े भारतवर्ष में लगभग 10% फसल बर्बाद कर देते हैं। तो 10% जो फसल है वो कीड़ों के द्वारा बर्बाद कर दी जाती है। समुद्र में पृथ्वी की कुल संपदा का 97% जल समाया हुआ है। मतलब कि 3% पानी जो है वो सिर्फ पीने वाला है, 97% जो पानी है वो समुद्री पानी है, खारा पानी है। भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। इन्होंने मतलब कि गेहूं की पैदावार, चावल की पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी की थी। चौथा पॉइंट है, शुष्क पौधों को रखने और अध्ययन करने का स्थान हर्बेरियम कहलाता है। पांचवा है, फूल सब्जियों और फलों के विकास का अध्ययन जो होता है उसे हम हॉर्टिकल्चर बोल देते हैं। छठा है, दो अनाजों के बीच एक दलहन की फसल से मिट्टी का नाइट्रेट तत्व विकसित हो जाता है। मतलब मिट्टी में के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कम नहीं होती। ठीक है। अगला है, यूरिया कार्बनिक नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। ठीक है। अगला है आठवां, भारत में सुपर फास्फेट बड़े पैमाने पर उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सुपर फास्फेट के नीचे अंडरलाइन कर लेना। कंपोस्ट खाद में 1.4% नाइट्रोजन उपलब्ध होती है, ये भी आप ध्यान रखना। पादप पोषक तत्वों की कुल संख्या जो होती है वो 16 है, ये वाली बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके, ये सभी के सभी जो नोट पॉइंट हैं 9th के हैं। ठीक है। अगला है, लास्ट वाले चैप्टर के चल रहे हैं अब ये। आइए, डेयरी उत्पाद जो है 7 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाता है, जो कि सबसे अच्छा तापमान माना जाएगा। एपीकल्चर में शहद का उत्पादन किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली जो भैंस की नस्ल है वो भैंस की नस्ल का नाम है मुर्रा। अगला है चौथा, रानीखेत बीमारी कवक फफूंदी के कारण उत्पन्न होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे गाय की उच्च दूध उत्पादक वाली जो नस्ल है वो है होल्स्टीन। ठीक है, होल्स्टीन। अगला है मुर्रा, सुरती, मेहसाना, ये सभी भैंस की नस्ल हैं। जैविक खेती के अंतर्गत हरी खाद, कंपोस्ट और संसावर्तन शामिल होता है। शहद का निर्माण सेवक मधुमक्खी के द्वारा होता है, ध्यान रखना। भारत का मछली संसाधन क्षेत्रफल जो है वो 7,500 किलोमीटर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। ब्रोलर को वसा और प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना। ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हैं यहाँ पर। जो नोट पॉइंट हैं ये सभी नोट पॉइंट आप लोगों के लिए हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट पॉइंट जो हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हैं, एएमयू के एग्ज़ाम के लिए हैं, 9th के लिए हैं। तो जो भी व्यक्ति एग्ज़ाम देना चाहता है तो इन पॉइंट को जल्द देख कर जाना। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह 1 से 8 अक्टूबर को मनाते हैं। जनसंख्या क्या है, किसी भी प्रजाति के एक स्थान पर पाए जाने वाले जीवों की कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, फास्ट चल रहा हूँ मैं, पहले ही बोल रहा हूँ, आप कहो कि सर आपने तो नेक्स्ट दिन में क्या क्या बोल दिया। आपका काम है अब पढ़ने का, मेरा काम बस समझाने का कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने दिमाग में बसाने का काम सिर्फ एक दिन में आपका है। 2 बार वीडियो देखो, बाकी की चीज़ें अपने दिमाग में सेव कर लो ने। जीवोम, किसी क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का सामूहिक नाम जो है उसे ही हम जीनोम बोल देते हैं। जीवीय समुदाय, एक क्षेत्र के विभिन्न जीवों की आबादी को जीवीय समुदाय कहा जाता है। मतलब अनेक प्रकार के जीवधारी इसके अंतर्गत पाए जाएंगे। बायो, जियोकेमिकल, जीव मंडल का रासायनिक चक्र है। जैविक संसार का संगठन इस तरीके से हुआ है, जीव संख्या, फिर समुदाय, फिर इकोतंत्र, फिर जैव मंडल। ठीक है। ओजोन परत जो होती है धरती से 23 से 25 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। नीचे की साइड में कुछ और पॉइंट दे रखे हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट चल रहे हैं सब। जीव भू रासायनिक चक्र, ओम साई राम, पारिस्थितिक तंत्र के
ये तो कुछ अलग ही बन गया। हाँ जी, चलो देख लेते हैं, हटाओ इससे पहले। जीव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों का चक्रण है। पारितंत्र का गतिक हृदय जो माना जाता है वो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को माना जाता है। वातावरण ट्रोफोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, इन तीनों स्फीयरों से मिलकर बना होता है। जीव मंडल जो है, जीवित प्राणी, लिथोस्फियर, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, इन सभी चीज़ों से मिलकर जीव मंडल बना होता है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आप लोगों को जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अगर आप लोग 9th में हैं, आप लोग AMU की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाना। उसके साथ साथ अगर कोई भी व्यक्ति मतलब कि जनरल नॉलेज बायोलॉजी की लेना चाहता है या फिर मतलब कि नॉर्मल सी जीके की चीज़ें देखना चाहता है, और जीके मतलब कि बायोलॉजी वाली जीके जो है करना चाहता है, तो उसके लिए ये एकदम वरदान है। ये समझ लीजिए, इसके अंतर्गत मैंने बहुत सी चीज़ें बता दी हैं, बहुत कम समय में चीज़ें मैंने बता दी हैं। इतने कम समय में इतनी सब चीज़ों को अगर आप लोग करके जा पा रहे हो तो यकीन मानियो कि आपका जो सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को जरूर देखना, चीज़ों को सीखना। कोई भी दिक्कत आप लोगों को आता है किसी चीज़ में तो आप हमें ज़रूर बताइए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट सेक्शन करके बताओ कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, किसी चीज़ में आपको टेंशन हो रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कोई भी कैसी भी दिक्कत है स्टडी से रिलेटेड, मैं आप लोगों के लिए तत्पर तैयार बैठा हुआ हूँ। बस आप हमें हुक्म दीजिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आप ये बताइए, हम वही बता देंगे। ठीक है ना। तो मैं बस आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने ऐसे जितने भी दोस्त हों जो AMU का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। ठीक है, वीडियो को आप पूरा नहीं देखते हो, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो जिससे कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए, अब और कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बता देना, मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, टाटा बाय बाय।